देखिए जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 2026 में अपना 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए हम एक ऐसा वायरल पेपर लेकर के आ गए हैं। 18 फरवरी वाला पेपर लेकर के आ गया हूँ। पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को पहले ही दिखा देता हूँ। पूरा पेपर आप लोग प्यारे बच्चों पूरा पेपर देख लो। ये देखो साकेत किस युग की रचना है, इसका मैं सॉल्यूशन भी लेकर के आ गया हूँ। यानी कि उसके मतलब कि पूरा का पूरा पेपर जो है ना, इस तरीके से मैंने बताया है कि इसका मैंने मेरे पैरों जो मैंने इस तरीके से समझाया ना कि एक एक प्रश्न को मैंने समझाया है। और आप लोग इस पेपर को पूरा तैयार करके मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग मेरे पैर बच्चों जब इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लोगे ना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे। ये पूरा पेपर देख लो, सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ। अभी मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा, पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग अपना पूरा पेपर सॉल्व करके चले जाना पेपर देने। 20 के 20 प्रश्न है। फिर इसके बाद हमारे सामने ये गद्य दिया है कि हे भगवान तब के लिए विपत्ति के लिए इतना साहस, है ना। 6 नंबर का गद्यांश आता है, उसका भी सॉल्यूशन मैंने कराया है पूरा का पूरा। देखो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं कराता है, क्योंकि जितनी भी आप लोग यूट्यूब पर जितनी भी आप लोग क्लास देख लो, बहुत से पेपर आते हैं यूट्यूब पर, आप लोग देखते भी होंगे, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता है। क्योंकि वो यही कहते हैं कि आप लोग इसका सॉल्यूशन यूट्यूब से देख लो, कहीं से आप लोग इसको पढ़ लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ, ताकि आप लोगों को दोबारा से कोई भी पेपर ना देखना पड़े और आप लोगों का पूरा डाउट यहीं से क्लियर हो जाए। जो मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ पूरा पेपर तैयार करके चले जाओ। यह है एक 18 फरवरी का एक वायरल पेपर 2026 का पेपर है, जिसका कोड है 801 CD। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना। समय हमारा दिया है 3 घंटे 15 मिनट का समय है और पूर्णांक हमारा 70 नंबर का पूर्णांक है। तो चलिए अब मैं पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अब देखिए सारे के सारे निर्देश हैं, तो निर्देश को पढ़ लेते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि पेपर देने जाना तो सबसे पहले ये देख लेना कि हमको 15 मिनट पेपर को पढ़ना है। तो 15 मिनट सबसे पहले आप लोगों को अपना पेपर पढ़ना है। फिर यहाँ पर लिखा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र के खंड में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है। तो ये आप लोग अपना समझ सकते हो ना। तो अब हम सबसे पहले आप लोगों को प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। प्रश्न देखिए क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो सबसे पहला देखो मेरा प्रश्न क्या है, सबसे पहला देखो प्रश्न क्या है कि साकेत जो है किस युग की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है और मुझे मिला और मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ। 1 नंबर का पेपर में आएगा कि साकेत जो है किस युग की रचना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है भारतीय युग की रचना है, ऑप्शन नंबर बी दिया है द्विवेदी युग की रचना है, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रगतिवादी युग की रचना है और ऑप्शन नंबर डी दिया है छायावादी युग की रचना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो भारतीय युग देखो क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले समझाने वाला हूँ कि भारतीय युग क्या होता है। तो पूरा का पूरा पेपर देखो मैं इसको जड़ सहित मतलब कि पेपर की मतलब इसको मैं ये जो हमारा प्रश्न है ना, इसको मैं इस तरीके से इसको मैं 0 लेवल से समझाऊंगा, है ना। तो सबसे पहला देखो मेरा ऑप्शन है भारतीय युग, नंबर ए ऑप्शन है भारतीय युग। तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि भारतीय युग होता क्या है, भारतीय युग के कौन कौन से लेखक हैं, भारतीय युग की कौन कौन सी रचनाएं होती हैं। तो आप लोग सबको तैयार कर लो। सबसे पहले बात करेंगे कि भारतीय युग की कलावधि कितनी है। तो 1868 से 1900 तक भारतीय युग की कलावधि मानी जाती है। वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो हमारा साकेत जो है किस युग की रचना है, तो अभी आप लोगों को पता भी चल जाएगा। फिर हम आगे अगर हम बात करें कि इस युग के प्रमुख लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो भारतेंदु के प्रमुख लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा मैं इसका चारों ऑप्शन क्यों मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि आप लोगों के 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में अगर ये वाला सेट नहीं आया तो आप लोगों अपनी तैयारी को जारी करिए, है ना। तैयारी को अपनी जारी रखिए। अगर ये सेट नहीं आया तो दूसरा सेट अगर आ गया तो आप लोगों की तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए मैं चारों के चारों ऑप्शनों को सॉल्व करवा रहा हूँ। चारों के चारों ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा कि उसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब पूरा का पूरा पेपर समझाऊंगा, एक भी प्रश्नों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो आगे देखिए अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ। ऑप्शन नंबर ए दिया हमारा भारतीय युग। तो भारतीय युग की कलाविधि है हमारी 1868 से 1900 तक। फिर इस युग के प्रमुख लेखक हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक। अच्छा भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाएं देख लो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र अगर 4 ऑप्शन में पूछ लेगी भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं, तो आप लोगों को क्या कहना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक भारतेंदु युग के लेखक हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं देख लो कौन कौन सी हैं, जैसे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी,
और प्रेम सरोवर, नील देवी प्रेम फुलवारी, ये किनकी रचनाएं हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। आप लोगों का रिवीजन भी होता चल रहा है, रिवीजन है ना। रिवीजन का मतलब जानते हो कि जो आप लोगों ने 1 साल तक पढ़ा है उसका भी आप लोगों को मैं रिवीजन भी कराते चल रहा हूँ। मतलब कि एक चीज़ को बार बार पढ़ना, आप लोगों ने 1 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। मान लिया आप लोगों ने 1 साल में आप लोग मान लीजिए 10th में हो, क्लास 10th में हो, तो 1 साल में आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सब कुछ मैं इस पेपर में बताने वाला हूँ। आगे देखो बात करते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं देख लो। बात आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, ये देखिए हो गया हमारा। अब आगे देखो बात करते हैं द्विवेद युग, ऑप्शन नंबर बी हमारा देखो दिया है द्विवेद युग। तो अब हम ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग पर यहाँ पर लिखा है द्विवेदी युग की कलाविधि है 1990 से 1918 तक, है ना। तो द्विवेदी युग की कलाविधि कितनी हो जाएगी? 1990 से 1918 तक। अच्छा, इस युग के प्रमुख लेखक कौन हो जाएंगे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हो जाएंगे। अच्छा, भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाएं, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, आप लोग यहाँ पर द्विवेदी युग कर लीजिए। द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक है। सबसे पहले तो बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे हमारा भारत भारती हो गया, साकेत हो गया, पंचवटी। तो भारत भारती, साकेत और पंचवटी जो है ये द्विवेदी युग की रचनाएं हैं, है ना। मेरे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, ऐसा आप लोगों को यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं देख लो। झरना, आंसू, लहर, है ना, कामायनी भी होती है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हमारा देखो ऑप्शन नंबर बी देखो लिखा है कि यहाँ पर हमसे लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त की जी की रचनाएं भारत भारती, साकेत, पंचवटी। लेकिन हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया, आप लोगों ने गौर भी किया होगा, प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि जो साकेत जो है किस युग की रचना हो जाएगी? तो यहाँ पर लिखा है द्विवेदी युग की रचना। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा क्लिक करना है? द्विवेदी युग हमारा सही हो जाएगा और 1 नंबर मेरा पक्का हो जाएगा, है ना। पूरा पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ, इस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों को सीधा मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में जाएगा और आप लोग पूरा का पूरा। अब देखो मेरा ऑप्शन बस सी देखो दिया है यहाँ पर, ऑप्शन बस सी हमारा दिया प्रगतिवादी युग। अच्छा, प्रगतिवादी युग होता क्या है? तो मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रगतिवादी युग के बारे में भी बताना चाहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में कि प्रगतिवादी युग देखो क्या होता है। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रगतिवादी युग पर। अब चलो यहाँ पर हेडिंग पहले लगाते हैं। अच्छा, प्रगतिवादी युग की कालावधि कितनी है? 1936 से 1950 तक। अच्छा, प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक व उनकी रचनाएं देख लो। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जो प्रगतिवादी युग हैं। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं देख लो कौन कौन सी हैं। जैसे हमारा गोदान हो गया, कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि, ये हमारे देखो प्रगतिवादी युग के लेखक हैं। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि। आगे देखो दिया सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत को देख लो कि युगांत और लोकायतन, ये हमारा सुमित्रानंदन पंत। रिवीजन आप लोगों का चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, आप लोगों का पेपर के साथ पूरा रिवीजन, है ना। क्योंकि अब देखो लास्ट समय बचा है, आप लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, तो मैं आप लोगों को रिवीजन के साथ पूरा समय मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो सके। अब देखो यहाँ पर मेरा डी ऑप्शन देखो दिया है, डी ऑप्शन मेरा दिया है छायावादी। अच्छा, छायावादी युग होता क्या है? तो छायावादी युग के बारे में समझते हैं। छायावादी हमारा देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया है छायावादी युग, ये देखो दिया है छायावादी युग। अब छायावादी युग के बारे में बात करते हैं। अच्छा, छायावादी युग होता क्या है? छायावादी युग की कालावधि कितनी है? तो 1918 से लेकर 1936 तक का जो समय है ये हमारा छायावादी युग का समय माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि छायावादी युग के प्रमुख 4 कवि कौन कौन से, जैसे हमारे जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो हमारे 4 कवि जो हैं ये हमारे छायावादी युग में आते हैं। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं देख लो, कामायनी, झरना, आंसू, लहर। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं देख लो, पलायन, गुंजन, युगांत। ये हमारी छायावादी युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं हो जाएंगी। अच्छा, फिर इसके बाद अगर और आगे बात करते हैं तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो मैंने आप लोगों को बता दिया, द्विवेदी साकेत जो है ये एक द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। अब आगे देखो यहाँ पर दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं देख लो, परिमल और अनामिका। आप लोगों से अगर पूछा जाए 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में अगर ये वाला सेट नहीं आता है तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की बात नहीं। देखो पूरा का पूरा पेपर में लेकर के आ गया
गया हूँ। और इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रश्न भी बताते चल रहा हूँ। एक्स्ट्रा प्रश्न मतलब कि पेपर के साथ और भी एक्स्ट्रा प्रश्न मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है और बेहतर हो सके। जहाँ पर आप लोगों के 50 नंबर आ रहे होंगे, वहाँ पर आप लोगों के 60 से 65 नंबर आने चाहिए। ऐसी मैं आप लोगों की तैयारी करा रहा हूँ, है ना। तो पूरा का पूरा पेपर देखो मैं लेकर के आ गया हूँ। पूरा पेपर है 18 फरवरी का, एक वायरल पेपर है। तो आप लोग इस पेपर को पूरा तैयार करिए। अब देखो मेरा प्रश्न नंबर 2 देखो। अच्छा, इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो प्रश्न नंबर 1 है, इसका राइट आंसर हमारा द्विवेदी योग हो जाएगा, है ना, द्विवेदी योग। चलो इतना याद रखना। अब आगे देखो बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर ले चलते हैं आप लोगों को। मैं इसका PDF आप लोगों के पास भेज दूंगा। जितने भी बच्चों को अगर इसका PDF अगर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इसका PDF दे दूंगा। चलो अब आगे देखो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि जो भूषण जो है किस युग के कवि हैं। भूषण जो है किस युग के कवि हैं। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए दिया आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी दिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया रीतिकाल, सी दिया भक्तिकाल, डी दिया आदिकाल। तो अब यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को सीधा अगर मैं इसका अगर मैं आंसर बता दूं कि ये रीतिकाल की रचना है और मैं आगे बढ़ जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे के नंबर कम आए, तो मैं उसका मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूँ। अच्छा, भूषण जो है किस युग के लेखक कवि हैं, तो यहाँ पर देखो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा देखो दिया है आधुनिक काल। अच्छा, आधुनिक काल क्या होता है? आधुनिक काल के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पर देखो लिखा है आधुनिक काल लिखा है। आधुनिक काल के प्रमुख कवि देख लो। आधुनिक काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। आप लोगों का 70 में 70 नंबर वाला पेपर लेकर के आ गया हूँ। अच्छा, आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। ये देखिए हमारे आधुनिक काल के कवि हो जाएंगे। 4 कवि हैं कि आधुनिक काल प्रमुख कवि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो ये हमारे आधुनिक काल के कवि हो गए। अब देखते हैं, बात करते हैं प्रश्न। अब देखो मेरा ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया है, यहाँ पर रीतिकाल लिखा है। ये हमारा आधुनिक काल के बारे में मैंने बता दिया है। ये भी हमारा 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। अब चलिए बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा आधुनिक काल हो गया, जिसके हमारे प्रमुख कवि हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। अच्छा, इनकी रचनाएं मैंने आप लोगों को बता, जैसे महादेवी वर्मा जी की रचनाएं क्या क्या होती हैं? यामा, दीपशिखा, शांति गीत, ये हमारी देखो महादेवी वर्मा जी की रचनाएं। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं कौन कौन सी होती हैं? कामायनी, झरना, लहर, है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आगे देखो बात करते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया है ना। यानी कि प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इस पेपर में बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ, है ना। अब ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे रीतिकाल। चलो रीतिकाल के बारे में, रीतिकाल को देख लो। अब यहाँ पर देखो हमारा रीतिकाल दिया है। रीतिकाल के बारे में बात करते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन होते हैं? केशवदास, बिहारी। अच्छा, केशवदास और बिहारी जो है ये एक रीतिकाल के कवि हैं। और अगर हम बात करते हैं, देखो केशवदास आ गए देखो प्रश्न। अब हमसे प्रश्न में देखो क्या पूछा गया था। प्रश्न में पूछा गया था, यहाँ पर पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि भूषण जो है किस युग के कवि हैं। भूषण जो है किस युग के कवि हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल के कवि हैं। 1 नंबर आप लोगों का पक्का हो गया, है ना। आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों का देखो मैं पेपर पूरा सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ। उसके 4 ऑप्शन के बारे में भी बता रहा हूँ, मतलब उसके आधुनिक काल क्या होता है, रीतिकाल क्या होता है, सब कुछ बताने वाला। अच्छा, आगे देखो बात करते हैं भक्ति काल के बारे में। अच्छा, भक्ति काल क्या होता है? भक्ति काल के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखो हमारे यहाँ पर दिया भक्ति काल, सी ऑप्शन दिया भक्ति काल। अच्छा, भक्ति काल के बारे में बात करते हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवि देख लो, जैसे हमारा दिया सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान। ये तो कौन है? ये हमारे भक्ति काल के लेखक हो जाएंगे। अच्छा, तुलसीदास जी की रचनाएं क्या होती हैं? विनय पत्रिका होती है ना। अच्छा, फिर आगे देखो ये मीराबाई दिया है, रसखान दिया है। और फिर इसके बाद आगे देखो बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी, देख लो क्या है। ऑप्शन नंबर डी के बाद ऑप्शन नंबर डी को ले चलते हैं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया है आदिकाल। अच्छा, आदिकाल क्या होता है? आदिकाल के बारे में बात करते हैं। आदिकाल को देख लो। यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा, मेरे पर बच्चों आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आदिकाल दिया, आदिकाल के प्रमुख कवि देख लो, चंद्रबरदाई, जगनिक और नरपति नाल। ये हमारे आदिकाल के कवि। अगर कभी भी अगर जीवन में पूछ लिया जाए कि आदिकाल के कौन कौन से कवि हैं, तो 4 ऑप्शन में से आप लोगों को यहीं से ही मिल जाएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है भाई साहब, है ना। आप लोग पूरा पेपर तैयार करके और पूरा पेपर तैयार करके चले जाइए। पेपर में देखो अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि नीरजा के रचनाकार कौन है। नीरजा के रचनाकार कौन है? और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया है
एक नंबर का आएगा पेपर में कि नीरजा के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी जो हैं ये एक नीरजा के रचनाकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले अब देखो आगे बात करते हैं। अच्छा महादेवी, अच्छा सबसे पहले देखो नीरजा के रचनाकार, लेकिन अब मैं सबसे पहले आप लोगों को रचनाएं बताऊंगा कि जैसे हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 1 दिया सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी दिया जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी दिया महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी दिया वियोगी हरि। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए को उठाऊंगा। यहाँ पर लिखा है सुमित्रानंदन पंत, और सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं देख लो, पल्लव गुंजन युगांत लोकायतन चिदम्बरा काला और बूढ़ा चांद, ये जो है ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हो जाएंगी, है ना। तो पूरा पेपर तैयार करो। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आगे देखो बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं देख लो, कामायनी झरना लहर, आंसू, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सौमनी, ये जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हो जाएंगी। अब आगे देखो ऑप्शन नंबर सी दिया है महादेवी वर्मा। अच्छा महादेवी वर्मा जी की रचनाएं देख लो कौन कौन सी होती हैं। महादेवी वर्मा जी के अगर हम रचनाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की रचनाएं दी हैं, जैसे नीरजा, दीप शिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हो जाएंगी। और ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया है वियोगी हरि, जैसे प्रेम शतक, प्रेमांजलि और प्रेम पथिक, ये किसकी रचनाएं हो जाएंगी, ये वियोगी हरि जी की रचनाएं हो जाएंगी। तो पूरा पेपर देखो मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन के उसके भी उत्तर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। और शायद ये ऐसी क्लास आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, मैं 100% आप लोगों से कह रहा हूँ। चलो प्रश्न नंबर 4 को उठाएंगे। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भक्ति काल की रचना कौन सी है। भक्ति काल की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए दिया प्रेम माधुरी, ऑप्शन नंबर बी दिया चित्राधार, ऑप्शन नंबर सी दिया उद्धव शतक, ऑप्शन नंबर डी दिया सारंगधर। तो हमसे कह रहे हैं भक्ति काल की रचना कौन सी हो जाएगी, और यह जो हमारा पेपर में प्रश्न 1 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भक्ति काल की रचना कौन सी हो जाएगी। चलो ऑप्शन नंबर ए दिया हमारा प्रेम माधुरी। चलो प्रेम माधुरी के बारे में बात करते हैं। प्रेम माधुरी जो है यह एक रीतिकाल की रचना है। अच्छा प्रेम माधुरी किस काल की रचना है, प्रेम माधुरी एक रीतिकाल की रचना हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया चित्राधार। चित्राधार जो है यह देखो चित्राधार भी एक रीतिकाल की रचना है, चित्राधार भी रीतिकाल की रचना हो जाएगी। अब नीचे दिया है उद्धव शतक। उद्धव शतक देखो, उद्धव शतक जो है यहाँ पर ये एक भक्तिकाल की रचना हो जाएगी, है ना। तो उद्धव शतक जो है भक्तिकाल, यानी कि इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा पेपर समझ में आ रहा होगा, मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। अब आगे देखो यहाँ पर दिया सारंगधर, ऑप्शन नंबर डी दिया सारंगधर। तो सारंगधर जो है यह एक मध्यकाल या रीतिकाल पूर्व की रचना हो जाएगी। तो ये देखिए हमने आप लोगों को बताया, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उद्धव शतक, है ना। तो पूरा पेपर तैयार करो, पूरा पेपर। चलिए अब आगे देखो बात करते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 5 दिया है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। शिवा बावनी कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया जगन्नाथ रत्नाकर, ऑप्शन नंबर बी दिया भूषण, ऑप्शन नंबर सी दिया बिहारी, ऑप्शन नंबर डी दिया जैनेन्द्र। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को उठाएंगे। यहाँ पर दिया जगन्नाथ रत्नाकर। अच्छा जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचनाएं देख लो, करुणा विलास, उद्धव शतक। तो उद्धव शतक और करुणा विलास जो है ये शिवा बावनी के रचनाकार हमसे पूछे गए थे, लेकिन हमको बताना है कि तो सबसे पहले देखो जैसे जहाँ पर दिया जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचनाएं देख लो, करुणा विलास और उद्धव शतक। फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया है भूषण, तो भूषण जी की रचनाएं देख लो, शिवा बावनी छत्रसाल दशक। आंसर मिल गया, है ना। आंसर मेरे प्यारे बच्चों मिल चुका है कि यहाँ पर लिखा है कि भूषण जी। अब देखो पूछा गया शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा और पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। चलो इसके बाद फिर हम आगे देखो बात करते हैं, आप लोगों को आगे बताएंगे। यहाँ पर देखो लिखा है बिहारी। बिहारी जी की रचनाएं देख लो, बिहारी सतसई, रस रत्नावली, वैराग्य शतक। पूरा देखो पेपर तैयार करो, है ना। मैं यहाँ पर रचनाएं आप लोगों को इतनी सारी रचनाएं बता दूंगा, इतने सारे प्रश्न बता दूंगा, मतलब कि पेपर 1 और प्रश्न मेरे पर जो बहुत सारे प्रश्न होंगे, है ना। इतने सारे प्रश्न मैंने इस पेपर में डाले हैं, आप लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। और अब आगे देखो बात करते हैं जैनेन्द्र। अच्छा ऑप्शन नंबर बी डी दिया है जैनेन्द्र जी की रचनाएं देख लो, त्यागपत्र, एक रात और जयवर्धन शुक्री, है ना। ये देखिए हमारी जैनेन्द्र जी की रचनाएं हो जाएंगी। अब आगे देखो बात करते हैं जो हमारा प्रश्न नंबर नेक्स्ट दिया है, प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है किस युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा और इसके
चार ऑप्शन देखो, शुक्ल युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं और शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए दिया है मेरा शुक्ल युग, तो यहाँ पर लिखेंगे शुक्ल युग के प्रमुख लेखक देख लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अब देखो शुक्ल युग के लेखक कौन कौन से हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर बी देखो मेरा दिया है कि द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक देख लो, मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी। फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया है, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी दिया है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, प्रभाकर माचवे। और हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया भारतेंदु युग। भारतेंदु युग यहाँ पर लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है और आप लोगों को पूरा पेपर समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका आप लोग, या फिर मुझे बता देना, मैं इसका पूरा PDF आप लोगों के पास भेज दूंगा। पूरा आप लोग पेपर तैयार कर लेना। अब यहाँ पर देखो लिखा है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि गबन जो है किस विधा की रचना है। गबन जो है किस विधा की रचना है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो लिखेंगे देखो गबन जो है, ऑप्शन नंबर ए दिया नाटक, ऑप्शन नंबर बी दिया है एकांकी, ऑप्शन नंबर सी दिया उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी दिया है कहानी। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गबन एक उपन्यास विधा की रचना है जिसके लेखक प्रेमचंद्र हो जाएंगे। तो गबन के लेखक कौन है, तो गबन के लेखक प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। अब आगे देखो बात करते हैं, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में, और मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूँ प्रश्न नंबर 8 पर। 1 नंबर का प्रश्न आएगा, 1 नंबर का प्रश्न आएगा और यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 8 की छायावादी युग की रचना कौन सी हो जाएगी। छायावाद युगीन, युगीन का मतलब होता है नहीं, है ना, मतलब कि छायावादी युग की रचना कौन सी नहीं है, ये प्रश्न कह रहा है। चलो, ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी दिया है कामायनी, ऑप्शन नंबर सी दिया है साकेत और ऑप्शन नंबर डी दिया है वैदेही वनवास। चलो बात करते हैं इसका उत्तर। देखो कि प्रिय प्रवास, साकेत और कामायनी ये तीनों छायावादी युग की रचनाएं हैं, जबकि वैदेही वनवास एक छायावादी युगीन रचना हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ना, क्योंकि अब लिखा है प्रिय प्रवास, साकेत जो है कामायनी ये तीनों छायावादी युग की रचनाएं हो जाएंगी। और लेकिन जो हमारे जो वैदेही वनवास जो है ये एक छायावादी युग की रचना है। अच्छा, प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, प्रिय प्रवास के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब मॉडल पेपर। यहाँ पर लिखा है प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, यहाँ पर लिखा है मैथिली शरण गुप्त। आगे देखो कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। और साकेत के लेखक कौन है, साकेत के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इतना सब कुछ बताने के बाद फिर मैं अगर और आगे अगर बात करूं, जो मेरा प्रश्न नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, है ना। साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त और कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिए, जो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है। प्रेम तरंग के रचनाकार कौन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी दिया आगे, ऑप्शन नंबर सी दिया घनानंद और ऑप्शन नंबर डी दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर दिया हमारा नागार्जुन, तो नागार्जुन को उठाएंगे कि नागार्जुन की रचनाएं देख लो। प्रसिद्ध रचनाएं अर्धरात्रि का सूरज, अग्नि और शांति, ये हमारे नागार्जुन जी की रचनाएं हो जाएंगी। अच्छा, अज्ञेय जी की रचनाएं देख लो कि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हो जाएंगी, भारत लौट और नई कविता। आप लोगों से पूछा जाए कि नई कविता के लेखक कौन है, तो आप लोगों को बताना है अज्ञेय जी हो जाएंगे। अब आगे देखो बात करते हैं कि घनानंद के लेकर देखो, घनानंद जो है इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी हो जाएगी, प्रेम तरंग। अच्छा, प्रेम तरंग के लेखक कौन है, प्रेम तरंग के लेखक हो जाएंगे घनानंद, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो पेपर को किस तरीके से सजाया गया है, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि घनानंद हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो यहाँ पर लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाएं जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम, राजा हरिश्चंद्र, भानुपत्र। इतना आप लोगों का हो चुका है। तो इतना सब कुछ तैयार करने के बाद अब मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 10 के बारे में। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 को नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि ध्रुव सौमनी नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि ध्रुव सौमनी नाटक के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर ए दिया लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी दिया उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन नंबर सी दिया महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी दिया जयशंकर प्रसाद। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे कि लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है ये प्रसिद्ध नाटक और लघु कथा लेखक हो जाएंगे। अच्छा, उपेंद्र नाथ अस्क ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे।
हिंदी कथा और उपन्यास लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी दिया हमारा जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर सी दिया, सॉरी यहाँ पर आप लोग जयशंकर प्रसाद, लेकिन ध्रुव सोमनी के लेखक हो जाएंगे आप लोगों के जयशंकर प्रसाद जी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सी जयशंकर प्रसाद होना चाहिए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद लिखा है। इनकी रचनाएं देख लो, कामायनी, ध्रुव सोमनी, चंद्रहास और चंद्रगुप्त छायावादी कवि और नाटककार हो जाएंगे। तो अब मैं और आगे आप लोगों को ले चलता हूँ, अब आगे देख लो। तो इसके बाद फिर अगर हम और आगे अगर बात करें आप लोगों को और भी अगर आगे ले चलें हम, तो यहाँ पर लिखा है कि अच्छा इधर स्क्रीनशॉट ले लो। महादेव वर्मा, नीरजादीप सकायामा, अतीत के चलचित्र, इसका सही उत्तर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव देखो क्या होता है कि शोक दिया, क्रोध और रति और भयानक, ये हमारे देखो 4 ऑप्शन दिए जिसका जो कि पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को देखो यहाँ पर ले चलता हूँ। शोक क्या होता है, अच्छा करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, इसको नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखो बात करते हैं। अब देखो शोक देखो क्या होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ शोक क्या होता है कि करुण रस में मुख्य भाव शोक होता है। यह दुख, पीड़ा या वेदना के भाव को व्यक्त करता है। मतलब जब कोई व्यक्ति दुख होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर पीड़ा होती है तो उसी को हम शोक कहते हैं। आगे देखो बात करते हैं क्रोध। क्रोध जो है यह रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। अब जिसमें व्यक्ति का क्रोध या गुस्सा प्रधान होता है। अच्छा आगे बात करते हैं रति क्या होता है। रति जो होता है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, जिसमें प्रेम, आकर्षण और स्नेह के प्रतिभाव होते हैं। मतलब कि प्रेम के बारे में जिसमें बात की जाए, जिसमें आकर्षण के बारे में बात की जाए, स्नेह के बारे में बात की जाए, तो वहाँ पर रति होता है। अच्छा ऑप्शन नंबर डी दिया हमारा भयानक, तो यह भयानक रस का स्थायी भाव है, जिसमें भय या डर के भाव प्रमुख होते हैं। इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया, इतना मैंने है ना, और इतना कोई बताता भी नहीं है। तो आप लोग पूरा पेपर देखो मैं लेकर के आ गया हूँ, और जितने बच्चे इस पेपर को अगर समझ गए ना तो पूरा पेपर देखो 4 ऑप्शन दिए, चारों के 4 ऑप्शन के बारे में बताया कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव मेरे पर जो शोक होता है। फिर इसके बाद क्रोध जो ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। अच्छा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। तो ये सब कुछ जितना मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा रति, रति नहीं शोक हो जाएगा। चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में, है ना। ये उत्तर दिया शोक है। चलो प्रश्न नंबर 12 के देखो। प्रश्न नंबर 12 करें कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। उपमा अलंकार दिया है, उत्प्रेक्षा अलंकार दिया है, रूपक अलंकार दिया है, अनुप्रास अलंकार दिया है। लेकिन हमसे पूछा गया कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उपमा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे से करना, मतलब कि किसी व्यक्ति की तुलना दूसरे से करना। जैसे उदाहरण देखो यहाँ पर कि सूरज जैसे लाल फूल, मतलब कि सूरज की तुलना लाल फूल से की गई, तो इसीलिए हमारा ये उपमा अलंकार हो जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे से करना, वो हमारा उपमा अलंकार होता है। अब आगे देखो उत्प्रेक्षा अलंकार, कोई वस्तु या भाव कल्पना या भावनात्मक दृष्टि से कहना, मतलब कोई चीज़ को मतलब कि भावनात्मक तरीके से कहना। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर कि चांद को धनुर्धर कह, मतलब चांद को धनुर्धर कह दिया, है ना। मतलब किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से कह देना, मतलब उसका दूसरा नाम दे देना, उसी को उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, है ना। नोट भी करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, पेपर है तो पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लो। अब आगे देखो दिया है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दिया रूपक अलंकार। तो मैं आप लोगों को रूपक अलंकार के बारे में बताऊंगा कि बिना जैसे या बिना जैसे या सात शब्द के प्रत्यक्ष तुलना काम करना, उदाहरण जीवन सागर है। और अनुप्रास अलंकार दिया शब्दों में ध्वनि या अक्षरों की पुनरावृत्ति, उदाहरण मतलब बार बार आना। देखो चमचम चमकते चांद, मतलब कि एक ही शब्द का बार बार आना, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, अच्छा पीपरपात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अब आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट अगला देखो, प्रश्न नंबर अगला दिया है प्रश्न नंबर 13 दिया है कि दोहे का उल्टा होता है। तो दोहे का उल्टा क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि ऑप्शन नंबर ए दिया सोरठा, और ऑप्शन नंबर बी दिया रोला, ऑप्शन नंबर सी दिया चौपाई, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं सोरठा के बारे में। अच्छा सोरठा क्या होता है, सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है ना। अच्छा रोला क्या होता है, ये भोजपुरी और अवधी कविता में प्रयोग होने वाला एक गीतात्मक छंद है। मतलब इसको हम अवधी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, भोजपुरी में इसका प्रयोग कर सकते
सकते हैं। अच्छा आगे देखो लिखा है चौपाई। अच्छा चौपाई क्या होता है? चौपाई चौकोर छंद, मतलब कि चौकोर छंद है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। चौपाई में कितने पंक्ति होती हैं? तो 16 पंक्तियां होती हैं। अच्छा प्रश्न में पूछा गया था कि दोहे का उल्टा क्या होता है? दोहे का उल्टा सोरठा होता है, क्योंकि आप लिखा है दोहे का उल्टा छंद है सोरठा। इतना आप लोगों को मैंने बता दिया है। अच्छा इतना सब कुछ समझने के बाद फिर मैं आप लोगों को अगले प्रश्न को ले चलता हूँ। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 14, इसका सही उत्तर सोरठा हो जाएगा, है ना, नोट कर लेना। अच्छा अब बात करते हैं कि यहाँ पर अभ्यागत लिखा है। यहाँ पर लिखा है अभ्यागत, प्रश्न नंबर 14 कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अभी दिया है, परी दिया है, अनु दिया है, परा दिया है। अच्छा बात करते हैं कि ये उपसर्ग होता क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी शब्द से बनने वाले उपसर्ग। अच्छा अभी शब्द से कौन कौन से उपसर्ग हम बना सकते हैं? अभिनंदन बना सकता हूँ, अभिगमन बना सकता हूँ, अभिप्राय बना सकता हूँ। अच्छा अभी होता क्या है? अभी का मतलब क्या होता है? अब उपसर्ग जो होता है, अभी का मतलब होता है वह उपसर्ग जो पास, नज़दीक या और का भाव देता है, तो उसी को ही हम यहाँ पर अभी कहते हैं। मतलब जो पास हो, जो हमारे नज़दीक हो या फिर हमारे और हो, तो उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया हमारा परा, परी दिया है। अच्छा परी क्या होता है कि यहाँ पर देखो उपसर्ग जो चारों ओर आसपास का भाव देता है, मतलब हमारे आसपास चारों ओर जो जो चीज़ें हैं उसी को हम परी कहते हैं। अच्छा परी के उदाहरण देख लो। परी शब्द से कौन कौन से उपसर्ग हम बना सकते हैं? परिक्रमा बना सकता हूँ, परिसीमा बना सकता हूँ, परिग्रह बना सकता हूँ। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, है ना। अब आगे देखो लिखा है अनु। अनु के बारे में देख लो। वह उपसर्ग जो अनुसरण या पीछे का भाव देता है, मतलब जो पीछे का भाव देता है उसी को हम अनु कहते हैं। अच्छा अनु शब्द से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि अभ्यागत शब्द का उपसर्ग क्या होता है, तो अभ्यागत में मेरे पर बच्चों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। अब चलो आगे देखो बात करते हैं। ये हमारा उदाहरण दिया अनुकरण, अनुसंधान और अनुवाद। अच्छा परा उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? तो परा का मतलब होता है यहाँ पर देखो कि यहाँ पर उच्च श्रेष्ठ या पर का भाव देता है। परा का मतलब होता है उच्च श्रेष्ठ, मतलब जो बड़ा होता है, तो उसी को ही हम परा कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखो यहाँ पर लिखा उदाहरण, तो परा को देखो पराधीन, पराक्रम, परामर्श, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे कि चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा, कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। आप पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। द्वंद्व समास दिया, द्विगु समास दिया, कर्मधारय समास दिया, बहुरी समास दिया। अब इसके चारों के चारों ऑप्शन को मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं द्वंद्व समास को उठाएंगे। द्वंद्व समास देखो क्या होता है। द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द समान महत्व के होकर, मतलब कि 2 शब्द बिल्कुल समान दिखें, मतलब एक ही जैसे दिखें, तो उसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि दूसरे के साथ जुड़े हों, जैसे राम और लक्ष्मण जो हैं एक ही हैं, तो इसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब कि 2 व्यक्ति जब एक ही जैसे लगें तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। अच्छा ऑप्शन नंबर बी दिया हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देखो क्या होता है कि जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा प्रधान पद हो, जैसे महात्मा, गगनचुंबी, हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा ना। हालांकि आप लोगों को कर्मधारय समास समझ में नहीं, जिसमें देखो पहला शब्द अगर विशेषण हो जाए। अच्छा विशेषण क्या होता है, और ये चीज़ें जब आप लोग आगे जाओगे तो आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी को उठाएंगे द्विगु समास, जिसमें पहला शब्द संख्या वाला हो, जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो उसी को ही हम द्विगु समास का, जैसे 5 जन। अब आगे देखो 5 आ रहा है। त्रिलोकी, आगे त्रि मतलब 3 होता है, जिसमें पहला शब्द अगर संख्यावाचक हो तो उसी को हम द्विगु समास कहते हैं, है ना। तो इतना सब कुछ आप लोगों को मैंने समझा दिया है। ये हमारा चक्रपाणी में कौन सा समास, तो चक्रपाणी में मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखो अब इधर देख लो बहुरी समास। बहुरी समास लिखा है कि जिसमें समास का अर्थ उसके दोनों शब्दों से अलग होकर, मतलब उसको हम दोनों तरफ से अगर उसको हम अलग कर दें, मतलब दोनों शब्दों से अलग होकर किसी तीसरे का बोध हो, यहाँ पर गलत कर दिया है ना, होता है। उदाहरण जैसे चक्रपाणी शशांक है, मतलब कि एक शब्द और उसको हम तोड़ सकें, है ना, मतलब उसको अगर तोड़ा जा सके तो उसी को हम बहुरी समास कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रश्न में जो मेरा यहाँ पर नेक्स्ट है कि यहाँ पर लिखा है कि चक्रपाणी में कौन सा समास, तो क्या हम चक्रपाणी को तोड़ नहीं सकते, चक्र को अलग करते हैं, पानी को अलग करते हैं, तो चक्र प्लस पानी हो जाएगा, है ना। तो इसी हिसाब से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी जो हमारा सही हो जाएगा, और पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा।
तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया। और इधर हमारा और आगे देख लो, तो यहाँ पर देखो क्यों, मतलब क्यों ये बहुव्रीहि समास है, ऐसा क्या इसमें लॉजिक है, देखो क्यों। चक्र पाणी में चक्र और पाणी शब्दों से अलग अर्थ निकलता है, यानी जिसका हाथ में चक्र है, मतलब जिसके हाथों में चक्र, उसी को हम यहाँ पर बहुव्रीहि समास की विशेषता कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। चलो फिर इसके बाद अगर हम आगे देखो बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 कि यहाँ पर हमारा देखो पर्यायवाची शब्द से प्रश्न उठाया गया है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि निम्न में से वारिद किसका पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है कि यहाँ पर जंगल का पर्यायवाची शब्द है कि वायु का पर्यायवाची शब्द है कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। सबसे पहले देखो ऑप्शन नंबर 1 उठाएंगे कि जीवन देने वाला, मतलब जो हमें जीवन देता है, जो हमें अमरता प्रदान करता है, जो हमें अमरता देता है, मतलब जो हमें जीवन देने की जो हमें काम करता है वो हमारा अमृत होता है, ये तरह में बताया। अच्छा, अमृत का पर्यायवाची शब्द देख लो, सुधा, अम्बु, रस, जीवन, द्रव और अमीय, ये हमारे अमृत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो पूरक पर, अब ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के पर्यायवाची शब्द देख लो, जंगल के पर्यायवाची शब्द देखो क्या होते हैं। जंगल के पर्यायवाची शब्द देख लो, जंगल के पर्यायवाची शब्द जैसे वन, घना क्षेत्र, मतलब जंगल का मतलब क्या, जंगल होता क्या है, जहाँ पर बहुत सारे वन हों, है ना, जहाँ पर एक चीज़ हो, जहाँ पर बहुत सी घनी चीज़ें हों तो उसी को मतलब कि घनी चीज़ें हों तो उसी को हम जंगल कहते हैं। अच्छा, जंगल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जैसे वन हो गया, अरण हो गया, वनोत्पत्ति हो गया, उपवन, वृक्षा भूमि, इतना नोट कर लीजिए। उदाहरण जैसे सघन वन में शेर का निवास, मतलब वन में अगर शेर का निवास है तो उसी को ही हम जंगल कहते हैं। पर्यायवाची शब्द भी मैंने आप लोगों को बताए, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखो बात करते हैं वायु के बारे में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वायु देखो क्या होता है। वायु जो होता है जैसे हवा या वायु प्रवाह। अच्छा, वायु के पर्यायवाची शब्द देख लो, जैसे पवन, समीर, महापवन, वात, आकाशगामी हवा। उदाहरण के तौर पर अगर हम कह सकते हैं सुबह की पवन बहुत शीतल है। अच्छा, बादल देखो जो हमें वर्षा देता है उसको बादल कहते हैं। अच्छा, बादल के पर्यायवाची शब्द देख लो, वारिद। चलिए यहाँ पर मैंने प्रश्न को पकड़ लिया है और यहाँ पर आ गया वारिद, और बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वारिद होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखो यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि वारिद जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 को देखेंगे कि वारिद जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वारिद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, है ना। तो ऐसे तैयारी करी जाती है मेरे पर जो है ना, बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा, जड़ सहित बताऊंगा कि आप लोगों को यहाँ पर बादल के पर्यायवाची शब्द देख लो कि वारिद, मेघ, अम्बु, वारी, वर्षा, तो बादल। इतना आप लोगों का देखो प्रश्न नंबर कंप्लीट हो चुका है ना। अब उठाइए प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 देख कह रहा है कि तास्याम तद स्त्रीलिंग शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो षष्ठी एक वचन दिया है, पंचमी द्विवचन दिया है, षष्ठी दिया है बहुवचन। पेपर में 1 नंबर वाला प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, इसका सही उत्तर नोट करो, सप्तमी एक वचन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेपर में नंबर का आएगा। अब आगे देखो बात करते हैं, जो मेरा अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि वह जा रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है। वह जा रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो मेरे पर जो देखो यह एक साधारण वाक्य हो जाएगा। अच्छा, आगे देखो बात करते हैं प्रश्न 19 के बारे में कि मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अच्छा, मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग है, तो सबसे पहले आगे देखो बात करते हैं। और सबसे पहले ऑप्शन नंबर यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गलत कर दिया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो मुझसे चला नहीं जाता है, इसमें कौन सा वाक्य है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भाववाच्य दिया, ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य, तो मैं आप लोगों को यहाँ से उठाना चाहता हूँ भाववाच्य, है ना। अच्छा, भाववाच्य होता क्या है ना, भाववाच्य क्या होता है, तो आप लोग भाववाच्य को समझ लीजिए। भाववाच्य देखो क्या होता है, इम्प्रेशन वाइज इसको कहते हैं, जिसमें कर्ता होता ही नहीं है, मतलब कर्ता मतलब जो काम करता है वो नहीं होता है, उसी को हम भाववाच्य कहते हैं। सिर्फ काम होने की अवस्था बताई जाती है। अच्छा, वाक्य अपने आप घटित होने जैसे लगता है, जैसे उदाहरण देखो, धूप में चला नहीं जाता, यहाँ शोर नहीं किया जाता, पानी नहीं पिया जाता, मतलब कि जो हम काम कर नहीं सकते हैं और हमको वो काम करने में थोड़ा आलसपन लगता है, और हमको लगता है जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, हमसे दौड़ा नहीं जाता, है ना, किसी से हमसे पानी पिया नहीं जाता, तो उसी को हम भाववाच्य कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, पूरा समझाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया था प्रश्न नंबर कहाँ है मेरा, प्रश्न नंबर मेरा कौन सा था, 19 था प्रश्न नंबर 19 देखो, सॉरी प्रश्न 19 नहीं, प्रश्न नंबर 18।
प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है कि वह जा रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया साधारण वाक्य। अच्छा, साधारण वाक्य किसे कहते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है साधारण वाक्य, देखो किसे कहते हैं कि सरल, मतलब जो सरल, जो जिसको हम सीधा डायरेक्ट कुछ ना कुछ बोल देते हैं वो हमारा सरल हो जाता है। सामान्य बात अगर हम कहते हैं, बताने वाला वाक्य। उदाहरण जैसे राम स्कूल गया, मतलब उनको सरल तरीके से हमने कह दिया राम स्कूल गया, तो हमारा सरल वाक्य हो गया। अब आगे देखो लिखा है साधारण वाक्य हो गया। अब आगे लिखा वह जा रहा है, यह भी एक साधारण वाक्य है। मतलब जिसको हम बहुत ही अच्छे से कह दें, बहुत ही सरल भाषा में जिसको हम कह दें, वो हमारा एक साधारण वाक्य हो जाता है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर आगे देखो बात करते हैं। यहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर लिखा है कि वह जा रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो कैसा वाक्य, ये साधारण वाक्य हो गया। मैंने कह दिया वह जा रहा है तो जा रहा है, बस, और क्या, साधारण वाक्य हो गया। अच्छा, आगे देखो लिखा है प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। प्रश्नवाचक देखो किसे कहते हैं। अच्छा, प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, मैं आप लोगों को सामने यहाँ पर बता रहा हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा रहा है। जैसे जो वाक्य जो क्या से स्टार्ट होते हैं, जो वाक्य क्यों से स्टार्ट होते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे, तो इस तरीके जो वाक्य जो होते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक में आते हैं, है ना। तो अब आगे देखो इच्छार्थक वाक्य क्या होता है। इच्छार्थक वाक्य ऑप्शन नंबर सी को उठाएंगे, जिसमें इच्छा की जाए, जिसमें कामना है, जिसमें आशीर्वाद या व्यक्त करने वाले वाक्य की जाए। जैसे तुम सफल हो जाओ, मतलब मैंने एक इच्छा उसको दी, मतलब इच्छा वाली बात यहाँ पर की जा रही है कि तुम सफल हो जाओ, तो हमारा इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। तुम सफल हो जाओ, ये हमारा इच्छार्थक वाक्य है। अच्छा, संकेतार्थक ऑप्शन नंबर डी को उठाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को अब हम उठाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कह रहा है संकेतार्थक। संकेतार्थक देखो क्या होता है वाक्य, इशारा या संकेत करने वाला, है ना। जैसे उधर देखो, है ना, तो इसका सही उत्तर साधारण वाक्य ही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर कौन सा था। अब प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को कि मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। तो हमारा पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। भाववाच्य दिया है, कर्मवाच्य दिया, कर्तवाच्य दिया, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, जो काम करने में थोड़ी असमर्थता दिखाई जाए, मतलब थोड़ा आलसपन दिखाया जाए, तो वहाँ पर हमेशा भाववाच्य ही होता है ना। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था, समझाया भी था मैंने आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो पूरा पेपर तैयार कर लीजिए आप लोग अपना, और मैं इसके बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। अब आगे देख लो इसके में। अच्छा, भाववाच्य के बारे में मैंने आप लोगों को बताया नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसे देख लो कि धूप में चला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है कर्तवाच्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है कर्मवाच्य, भाववाच्य, और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, कर्तवाच्य क्या होता है, कर्तवाच्य को देख लीजिए। यहाँ पर लिखा कर्तवाच्य जिसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिसमें काम करने वाला कर्ता स्पष्ट रूप से दिखता है। अच्छा, जिसमें मतलब जो कार्य करता है वो हमें स्पष्ट रूप से मतलब क्रिया जो होता है कर्ता पर आधारित होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखो बात करते हैं। अच्छा, धूप में चला नहीं जाता, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। मतलब कि हमने यहाँ पर थोड़ा आलसपन दिखाया है, उस कार्य को हमने करने में थोड़ा मतलब ढीला ढाली की है, तो इसीलिए हमारा भाववाच्य से हो जाएगा। ये देखो और भी हमारे सामने है, जैसे उदाहरण दिया, राम किताब पढ़ता है, बच्चा गेंद खेलता है, ये सब कुछ आप लोग इसको नोट कर लीजिए। भाववाच्य जिसमें कर्ता होता है, ये नहीं, ये सिर्फ काम होने की अवस्था बताई जाती है, वाक्य अपने आप घटित होने लगता है ना। धूप में चला नहीं जाता, यहाँ शोर किया नहीं जाता। अब चलो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है आप लोगों का। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और 3 × 2 मिलाकर 6 नंबर का आप लोगों को गद्यांश पूछा जाएगा कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना साहस, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी का भीग ना मिलेगा, क्या कि हिंदू भूपृष्ठ पर ना रह जाएगा। तो ये जो है आप लोगों का देखो गद्यांश है, 6 नंबर का गद्यांश आएगा। तो पूरा गद्यांश आप लोग यहीं से ही मैं आप लोगों को तैयार कराऊंगा, और इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे गए। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। प्रश्न ये हमारा 2 नंबर का आएगा। फिर हमसे कह रहे हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और ऑप्शन नंबर 7 दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसके बाद फिर मैं अब यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ पूरा संदर्भ आप लोगों को मैं बताऊंगा पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक शीर्षक पाठ से लिया गया। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हमारा देखो क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या।
रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो, यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कि हे भगवान, मेरे इस पिता को धिक्कार है जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान धर्म बेचकर घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त की है। मेरे यह पिता भी कितने मूर्ख हैं जो यह नहीं जानते कि हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता है। सारे संसार की धन संपत्ति हमें उस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकती। इस विपत्ति को देने वाली परम शक्तिशाली परम पिता परमात्मा ही तो है जो सारे संसार का संचालन करता है। जब उसने विपत्ति दी तो उसकी टाला नहीं जा सकता है। तो इतना आप लोगों को समझ, देखो रेखांकित अंश के व्याख्या का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग इसका कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से, और मैं फिर और आगे देखो ले चलता हूँ आप लोगों को। पूरा पेपर में आप लोगों को बताना है क्योंकि इसका ना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना है ना, पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना। और ये हमारा ऑप्शन बस 7 दिया है कि उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को इच्छा ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, तो ये इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना है ना, स्क्रीनशॉट कर लेना। या फिर मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ कि उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। यदि विपत्ति आती है, दुख भोगना ही ईश्वर ने निश्चित किया है, तो कोई आयोजन भलीभूत नहीं होगा। अपवित्र स्रोत कभी फलदायी नहीं होता है। मतलब जो अपवित्र चीज़ जो होती है वो कभी फलदायी नहीं होती। गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है। जो चीज़ हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ हमको गलत तरीके से प्राप्त होती है, हमेशा उसका कारण होता है, हमेशा वो चीज़ विनाश में जाती है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। मतलब ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। मतलब जो चीज़ आप लोग विनाश के लिए, मतलब जो चीज़ आप लोग बेकार तरीके से प्राप्त करोगे वो हमेशा विनाश का कारण ही बनता है। ममता के पिता चूड़ामणि ने घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त की है। जो ममता के जो पिताजी हैं उन्होंने क्या किया कि घूस के रूप में कुछ स्वर्ण राशि प्राप्त किया था और उसे यह बताया कि यह विपत्ति के अवसर पर काम आएगा। इसी आयोजन को ममता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बता रही है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलो, अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर एक अथवा करके दिया गया है, 2 में से आप लोगों को एक करना है। मैंने आप लोगों को पहला ऊपर वाला सॉल्व करा दिया है और फिर यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है। 3 × 2 मिलाकर मतलब 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसको देख लो, यहाँ पर लिखा है कि चींटी है एक प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। तो अब पूरा देखो पढ़ डालो, इसको पूरा पढ़ डालो और फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। पूरा तैयार कर लीजिए इसको। यहाँ पर देखो ये हमारा गद्यांश है और ये हमारे पे एक अथवा करके लिखा है, अथवा करके दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखो लिखा है, अब देखो चाहे तो आप लोग इसको सॉल्व करो, लेकिन मैं इसका ये देखो अथवा करके दिया गया कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित्य हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जो जी लेता है काँप काँप कर, वह अपनी मातृभूमि में कर देता है प्राण निछावर। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर इसके बाद अगर और आगे अगर बात करें तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न नंबर 12 दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद अगर हम और आगे अगर बात करें तो हमारा प्रश्न नंबर 7 दिया है कि विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश का था स्पष्ट कीजिए। आप इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, पूरा सॉल्व कराऊंगा, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले तो हमारा प्रश्न नंबर पहला दिया संदर्भ, तो पहले मैं इसका संदर्भ लिखूंगा कि प्रस्तुत पद्यांश जो है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से लिया गया है। अच्छा, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो कि भूमध्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, जो भूमध्य क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं, जो वहाँ की असहनीय गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। इतना आप लोगों को समझिए, हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। चलो फिर मैं अगर और आगे अगर बात करता हूँ तो फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। यहाँ से देखो प्रश्न नंबर 7 दिया है कि विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है। प्रस्तुत पद्यांश पर आधारित पर लिखिए कि विषुवत रेखा का वासी जो होता है वहाँ की असहनीय गर्मी के कारण अपना हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है ना। तो प्यारे बच्चों फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो हमारा प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 हमारा दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पेपर में 5 नंबर का एक संस्कृत का
गद्यांश पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर का है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारम स्वीकरोति नवा शक्ति चा प्रपनोति अत्र दुराग्रह नास्ते। इतना सबको तैयार कर लिया। हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, पूरा तैयार कर लेना। और हालांकि मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं कराया, इसका मैं उत्तर लिख करके नहीं आया हूँ, तो आप लोग चाहें तो आप लोग कहीं से भी देख लेना, है ना। ये अथवा करके दिया गया है, अथवा वाला देख लेना कि इयम नगरी विभिन्न धर्मों संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थांकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर को स्वामी तुलसीदास। तो इसको मैं अगर बता दूं, शायद हमारा ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया, तो वाराणसी चैप्टर से लिया गया। इसका आप लोग देखो, ये तो बहुत सरल चीज़ें होती है, आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हो, लेकिन अगली नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं इसका पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊँगा। आप आगे देखो, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे यहाँ से कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पेपर में 5 नंबर का आएगा कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तमेव तनु से चेत अमुख स्फुट वक्ता च योजनाति सा पंडिता। अथवा करके लिखा है कि अब तो दूर में चा सचुना च पंडिता अमुख स्फुट वक्ता च योजनाति सा पंडिता। ये हमारा प्रश्न 4 हो जाएगा, पूरा तैयार कर लेना, है ना। तो इसका भी मैंने उत्तर नहीं लिखा है, लेकिन अब देखो ये सब कुछ चीज़ें आप लोग अपनी तरफ से भी कवर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा खंड काव्य यहाँ से स्टार्ट होता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हमारा 3 नंबर का आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा है, देखो सारे के सारे खंड काव्य इनका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि जिले बाई जिले के हिसाब से पूछा जाता है। तो मैं कौन सा बता दूँ आपका कौन से जिले में आएगा, आप लोगों के क्लास टीचर को ही पता होगा, वही आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पेपर में 5 नंबर का जीवन परिचय भी आएगा, जैसे हमारे जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अच्छा, 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, तो इसमें से जयशंकर प्रसाद का तैयार करूँ या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी का तैयार करूँ, और कोई भी आप लोग तैयार कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग तैयार भी कर सकते हो जीवन परिचय, कोई इतनी कठिन चीज़ नहीं है, आप लोग आसानी से पढ़कर ही जीवन परिचय को तैयार कर सकते हो। आगे देखो, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसके प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी। इतना आप लोग तैयार करो, है ना। ये हमारे कवि थे। अच्छा, फिर हम आगे अगर बात करते हैं प्रश्न 7 के बारे में, कि यहाँ पर लिखा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, है ना। कोई एक ऐसा श्लोक लिखना है जो मतलब इस पेपर में ना पूछा गया हो। 2 नंबर का पूछा जाएगा, तो 2 नंबर अपने पक्के कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि शहर के सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखे। पेपर में 4 नंबर का एक पत्र लेखन भी आएगा और एक अथवा करके दिया जाएगा। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद हो तो आप इसका उत्तर भी लिख सकते हो कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है ना। एक पत्र लिखिए, और इतना आप लोग तैयार करने के बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। 4 नंबर का पत्र लेखन आता है। अच्छा, यहाँ से देखो, फिर ये हमारा प्रश्न नंबर 9 देख लो। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। अच्छा, 2 प्रश्नों का उत्तर जब आप लोग संस्कृत में दोगे तो आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। कि वाराणसी का श्याम, इसमें देखो तो ये सारे प्रश्न है, 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न में से आप लोगों को 2 प्रश्नों का उत्तर देना है ना। तो अब आगे देखो प्रश्न नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का निबंध भी आएगा कि पर्यावरण प्रदूषण पर एवं कारण निवारण पर निबंध लिखिए। विज्ञान अभिवृद्धि पर वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि, है ना। तो ये देखिए 7 नंबर का आप लोगों का निबंध आएगा। और यहाँ से जो ये आप लोगों को जो मॉडल पेपर 2026 18 फरवरी का जो पेपर है, मैंने आप लोगों का पूरी तरीके से सॉल्व करा दिया है। तो पूरा पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया है। तो जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों ने पूरा पेपर तैयार कर लिया होगा। तो ये जो था आप लोगों का 2026 का 18 फरवरी का एक वायरल पेपर, जिसको मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्व कराया। अगर कोई भी इसमें दिक्कत है, अगर आप लोगों को जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई, जैसे मैंने आप लोगों को जीवन परिचय नहीं बताया, निबंध नहीं बताया, संस्कृत का गद्य पद नहीं बताया, तो उसमें आप लोग उसको अपनी तरफ से तैयार कर लेना। और बाकी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को सब कुछ सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए, जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करिए और भी अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए, जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।